आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। जैसा कि कल मैंने आप सभी को सूचित किया था कि हम शीघ्र ही कक्षा 11वीं का जो NCERT पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका अध्ययन भी करना शुरू करेंगे। तो अपने वादे के मुताबिक मैं उपस्थित हूँ आज एक बार फिर से, और आज से हम कक्षा 11वीं की जो NCERT की पुस्तकें हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसका अध्ययन करना चालू करेंगे। हमारे राजनीति विज्ञान में NCERT की 2 पुस्तकें हैं कक्षा 11वीं के लिए, और पहली पुस्तक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, जबकि दूसरी पुस्तक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। और ये दोनों ही पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक है, काफ़ी पढ़ने में आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही किताबों के माध्यम से हम वास्तविक रूप से जानेंगे कि संविधान है क्या, संविधान किस प्रकार से कार्य करता है, सरकार, चुनाव, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, और संविधान जीवंत कैसे है, कैसे संविधान एक जिंदा दस्तावेज के रूप में है। ये सारी ही बातें हम पहली पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे, जबकि दूसरी पुस्तक जो है उसमें हमें काफ़ी सारे सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता शामिल है। तो ये दोनों ही पुस्तक हमारे लिए काफ़ी ज्ञान अर्जन कराने वाली है। तो इन दोनों ही पुस्तकों का अध्ययन हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, आसानी से इसे चैप्टर वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे, समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में कम से कम 80 से 90 नंबर अवश्य आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको करना यह है कि एक मोटी सी कॉपी आप बना लें, भले ही वह रफ हो, और उस कॉपी में मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर लें। प्रत्येक बातों को आप लिख लें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हो तो उसको अंडरलाइन भी कर लें, और मेरे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बहुत आसान से आसान शब्दों में पूरे चैप्टरों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। हम ज़्यादा बड़े बड़े भी वीडियो नहीं बनाएंगे, उतने ही वीडियो बनाएंगे जितना कि एक क्लास में हम पढ़ाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की सहायता के लिए मैं उपस्थित हूँ। अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल जबकि बंद है, ऐसी स्थिति में आपको स्कूल की कमी महसूस नहीं होगी, और हम क्लास के स्वरूप में ही इसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आज आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको जल्दी से नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम NCERT कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, हमारी पहली पुस्तक जो है वो संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है, और इसमें अध्याय 1 जो है उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, हाउ एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्यों और कैसे, देखिए इसके परिचय में ही दिया गया है कि इस पुस्तक के माध्यम से हम संविधान की कार्यविधि, संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान कैसे कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम सरकार, चुनाव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें
इससे पहले हम शासन की इन संस्थाओं को जो पद्धति शक्तियां उपलब्ध कराती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शासन की संस्थाओं को शक्ति प्रदान करने का कार्य संविधान करती है। तो इस अध्याय में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। एक, संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है? और भारत का संविधान कैसे बनाया गया? अध्याय में पहले ही हमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अध्याय में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहला बिंदु है संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, आप सभी को बता दूं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें शासन के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं और आप इसे याद रखिएगा। तो शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें शासन की शक्तियां, अधिकार, नियम, कानून, कायदे का उल्लेख होता है। उस दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। ठीक, यानी कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के नियम, कायदे, कानून, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख, विवरण किया जाता है। समस्त शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाता है। ऐसे दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। और बहुत शॉर्ट शब्दों में, हम संक्षिप्त शब्दों में कहें तो संविधान नियमों के संग्रह को कहते हैं। नियमों का वह पुलिंदा जिसमें सरकार के कार्य करने की पद्धति का उल्लेख होता है, संविधान कहलाता है। संविधान एक किताब के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट की किताब पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम संविधान की पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। तो संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिससे शासन व्यवस्था चलाई जाती है या शासन का संचालन किया जाता है किसी भी देश में। उस पुस्तक को संविधान कहते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे शब्दों में आपको संविधान किसे कहते हैं समझा रहा हूं। संविधान उस लिखित दस्तावेज को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप संविधान किसे कहते हैं समझ गए होंगे, है ना। बार बार एक ही बात को रिपीट करने का कोई उचित नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान उस लिखित दस्तावेज को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी देश में शासन अथवा सरकार चलाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपकी पुस्तक का पहला पॉइंट, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमें संविधान क्यों जरूरी है। तो इसका पहला पॉइंट होगा, संविधान तालमेल को बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। देखिए, अब संविधान कैसे तालमेल को बढ़ाता है और कैसे भरोसा दिलाता है, हम उसको समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है। भारत में कई जाति धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है।
भारत में मुख्यतः हम देखें तो 7 धर्मों को मान्यता दी गई है: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। और यहाँ पर बूढ़े रहते हैं तो जवान भी रहते हैं, यहाँ पर काले हैं तो गोरे भी हैं, यहाँ पर हिंदी बोलते हैं तो उर्दू, मलयालम, कन्नड़ भी बोली जाती है। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई किसी व्यवसाय को करता है तो कोई दूसरे व्यवसाय को करता है ना। कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है तो कोई निजी विद्यालय में जाता है, कोई सरकारी स्कूलों में भी जाता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका है। इतनी विविधताओं वाले देश में कैसे तालमेल स्थापित किया जाए, कैसे भरोसा स्थापित किया जाए, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। हमारा वहाँ इतने सारे धर्मों को माना जाता है और ये सभी धर्मावलंबी जो होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने धर्मों को मानते हैं, अपने धर्मों के आचरण करते हैं, पालन करते हैं। और कभी ईद, दीपावली साथ में आ जाती है, या रक्षाबंधन, होली, मुहर्रम साथ में आता है। यानी कि कभी ना कभी कोई भी त्योहार आपस में टकरा जाते हैं। और इन आपस में जब त्योहार आते हैं और किसी भी प्रकार का समाज में वैमनस्य स्थिति उत्पन्न ना हो, समाज में कोई भी सौहार्द ना बिगड़े, सभी धर्मों का पालन किया जा सके, क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। तो संविधान इन वैमनस्य को दूर करने में हमारी सहायता करता है। संविधान बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराए। क्या कहा गया है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जो कि समाज के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और न्यूनतम समन्वय स्थापित कर सके। ठीक है, बुनियादी नियमों का समूह यानी कि कम से कम ऐसे नियम बनाए जो कि समाज के प्रत्येक सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास, अगर आपस में विश्वास होगा तो किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होगा। समन्वय, हम आपस में एक दूसरे को समझे। ठीक है ना। यदि किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो उस विरोधाभास को दूर करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अब एक व्यक्ति यदि नियम को मानता है तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा भी उन नियमों का पालन करेगा। इसके लिए दोनों ही व्यक्तियों को उन नियमों का पालन कराने का विश्वास दिलाया जाता है और बताया जाता है कि इन नियमों को लागू कराने का कार्य जो है वो न्यायपालिका करेगी, और यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उन्हें फिर दंडित किया जाएगा, उन्हें दंड दिया जाएगा। तो समाज में जब वैमनस्य उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और आपसी विश्वास स्थापित हो सके। तो ये नियम हमें संविधान ही उपलब्ध कराता है। अतः स्पष्ट है कि समाज में तालमेल और विश्वास दिलाने का जो कार्य है वो संविधान करता है। यह संविधान का पहला कार्य है। दूसरा, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं
निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। ठीक है, देखिए अब निर्णय और निर्माण करने की शक्ति कौन लेगा? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि निर्णय करेगा और निर्माण भी करना है। यदि हमको किसी संस्था का विकास करना है तो फिर निर्माण भी करना होगा और उस निर्माण के लिए किसी ना किसी को निर्णय भी लेना होगा। तो निर्णय और निर्माण लेने की जो शक्ति है वह कौन देगा, किसे देगा, ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगा है। हम अपने स्कूल का ही एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दो शिक्षक हैं, दोनों शिक्षक कहते हैं कि स्कूल के बेहतरीन के लिए, स्कूल की बेहतरी के लिए ऐसे ऐसे हमको कानून बनाना चाहिए। और दोनों ही शिक्षक जो हैं वे अपने अपने नियमों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, है ना। यानी कि एक टीचर को आप ए मान लीजिए और दूसरे को आप बी मान लीजिए। दोनों ही टीचर जो हैं अपने अपने नियमों को कानून का रूप दिलाना चाहते हैं। तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय संस्था प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल सर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर को निर्णय लेने की शक्ति है और कौन सा सही होगा यह निर्णय प्रिंसिपल सर लेंगे। ठीक उसी प्रकार संविधान भी यह शक्ति देता है। संविधान ही निर्णय लेने की शक्ति देता है और संविधान ही यह बताता है कि नियमों का निर्माण कैसे किया जाएगा, कौन निर्णयों का निर्माण करेगा, कौन नियमों का निर्माण करेगा और उन नियमों के लिए कौन निर्णय लेगा। बनाना और उसको अंतिम रूप देना, इन दोनों को ही जिम्मेदारी तय करता है संविधान। ठीक है, पुराने जमाने में हम बात करें तो राजतंत्र होता था, राजा निर्णय लेता था। पूर्वी सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ पर एक पार्टी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय करती थी कि उसको कौन से नियम कानून बनाना है। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में मोटे तौर पर, आमतौर पर जो है वो जनता ही निर्णय करती है। लेकिन अब कितनी जनता इसका निर्णय करेगी, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो फिर जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यह निर्णय लेती है कि कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए। इसके लिए संसद गठित की जाती है और संसद भी विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित की जाती है। यानी कि देखिए, निर्णय लेने का काम संसद का है तो संसद का निर्माण भी करना हमें संविधान ने बताया है। हम प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देशों में प्रमुख होता है, तो क्या प्रधानमंत्री निर्णय ले सकता है? प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है? नहीं। हमारा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी सरकार हो, ये सब संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करती है। संविधान के अंदर है सब, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हमारा संविधान सर्वोपरि है। तो संविधान ही हमें निर्णय लेने और निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो किसी भी देश में क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, उन नियमों का पालन कैसे कराया जाएगा, इसकी शक्ति हमें संविधान देता है। अतः संविधान का होना नितांत आवश्यक है। नंबर 3, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। देखिए, ये बहुत एक के बाद एक पॉइंट को जोड़ा गया है। अब निर्णय और निर्माण लेने की शक्ति हमने सरकार को दे दी। सरकार को आपने शक्तियां दे दी है तो क्या सरकार कोई भी कानून बना देगी? मान लीजिए सरकार ने एक कानून बनाया है जो कि आपको अच्छा लग रहा है। सरकार ने कानून बनाया है कि
आप इस धर्म को नहीं मानेंगे, आप इस रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, आप इस फिल्म का गाना नहीं गाएंगे, आप इस स्कूल में नहीं जाएंगे, आप इस बगीचे में, इस पार्क में नहीं घूम सकते हैं, तो क्या आप इन कानूनों से सहमत होंगे? क्या ये कानून आपको उचित लगेंगे? नहीं। तो ऐसे अनुचित कानूनों पर सीमाएं लगाने का कार्य संविधान करता है। संविधान ने जनता को शक्ति प्रदान की है कि जनता ऐसे कानूनों को बनाने से रोके। सरकार को शक्तियां सौंपी गई है, लेकिन सरकार मनमानी ना करे, सरकार तानाशाही रवैया ना अपनाए, इसके लिए उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। और ये सीमाएं निर्धारित करने के लिए सरकार जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर मन से काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यदि सरकार कुछ अच्छे कार्य कर रही है तो हम उसकी प्रशंसा करें, यदि वो गलत कार्य कर रही है तो हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। यह हमको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकारों में इसकी चर्चा की गई है। हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे। हम कोई सी भी संस्था संगठन बना सकते हैं, हमें सरकार ने यह अधिकार दिए हैं। किंतु राष्ट्रीय आपातकाल में इन अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों में आपातकाल परिस्थिति अनुसार लगाया जाता है और ऐसे में इन अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। किंतु संविधान द्वारा सरकार के मनमाने कार्य को रोकने के लिए सरकार कोई भी अनुचित नियम कानून ना बनाए, इसके लिए सीमाएं भी लगाई गई हैं और इसका समुचित प्रबंध संविधान द्वारा किया गया है। तो संविधान की हमें इसलिए आवश्यकता है कि सरकार तानाशाही रवैया ना अपनाए, जनता का शोषण ना करे, इसके लिए उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। नंबर 4, समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य। देखिए, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि सरकार को हमने शक्ति दे दी है, वह निर्माण कर सकती है और उस पर कुछ सीमाएं भी लगा दी है। किंतु सरकार पर सीमाएं लगाना उस हद तक उचित नहीं है जबकि हमारा विकास अवरुद्ध हो जाए। जनता की इच्छाएं, समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, समाज क्या चाहती है, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें सरकार को क्षमता प्रदान करना होगी। हमें सरकार को अधिकार भी प्रदान करना होंगे जिससे वो जनता की इच्छाओं को पूरा करने हेतु परिस्थितियां निर्मित कर सके। जनता क्या चाहती है? मैं आज IAS बनना चाहता हूं, मैं एक पायलट बनना चाहता हूं, मैं एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनना चाहता हूं। तो इसके लिए सरकार मुझे आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराएगी, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे स्पष्ट अधिकार देगी जिससे मैं मेरी इच्छाएं पूरी कर सकूं। तो ऐसी क्षमताएं हमें प्रदान करना होगी। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, इसमें समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिससे जनता अपने आकांक्षाओं की, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। ठीक है, जनता क्या चाहती है, जनता को
वह प्राप्त हो सके, जो उसका लक्ष्य है, जो उसके उद्देश्य हैं, वो पूरा कर सके। इस हेतु सरकार को समुचित व्यवस्थाएं, समुचित परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा। नंबर 5, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। राष्ट्र की बुनियादी पहचान दिलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। किसी भी राष्ट्र की क्या बुनियादी पहचान है, वह राष्ट्र किससे पहचाना जाएगा, उस राष्ट्र की कैसे पहचान की जाएगी, उसको पहचान दिलाने का कार्य जो है वो संविधान करता है। किसी भी देश की शासन की बागडोर किसके हाथ में रहेगी, शासन का स्वरूप कैसे होगा। बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, कहीं पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, कहीं एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो कहीं संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो जब विभिन्न वर्गों में हम बटे होंगे तो संविधान हमारी पहचान कराएगा कि हम किस वर्ग के हैं। हमारे वहां भांति भांति के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग निवास करते हैं, सबका अपना अपना रीति रिवाज है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सब अपने अपने व्यवहार विचारों को मानते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं। किंतु उस समाज की पहचान उसके नियम कानूनों से ही होती है। इस हेतु समाज में राष्ट्रीय बुनियादी पहचान दिलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद को माना जाता है, वहां पर काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है। किंतु हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में किसी भी नस्ल भेद को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। हमारा सभी को एक समान माना गया है, और न केवल एक समान माना गया है बल्कि इसके लिए संविधान में समुचित प्रबंध भी किए गए हैं। संविधान को सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि नस्लीय भेदभाव उजागर होता है, जबकि इंडोनेशिया में गरीब अनाथ आलय के लिए व्यवस्था की गई है। इंडोनेशिया के संविधान जो है वो गरीबों की समुचित व्यवस्था करता है, उनके जीवन यापन के लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो भारत है, यहाँ पर सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। हम हमारा समुचित विकास कर सकें, इसके लिए समुचित प्रबंध किया गया है। तो प्रत्येक देश में संविधान उसकी राष्ट्रीय बुनियादी पहचान का आईना होता है। संविधान बताता है कि किस देश में क्या व्यवस्था है, और उस राष्ट्रीय बुनियाद की पहचान से ही हम उस देश को पहचान सकते हैं। अतएव स्पष्ट है कि संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान दिलाने में सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज के लिए संविधान का होना आवश्यक है। किंतु संविधान के साथ 3 प्रश्न मौलिक रूप से अभी भी हमारे सामने हैं। संविधान क्या है? संविधान का प्रभावी किस रूप से होता है? और संविधान क्या न्यायपूर्ण बात करता है? ये 3 अभी भी प्रश्न हमारे सामने हैं। तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी देश का संविधान उतना प्रभावित होता है जितना कि लोकप्रिय लोग होते हैं। जिसने संविधान को बनाया है वो जितने ज्यादा लोकप्रिय होंगे उतना ही ज्यादा संविधान प्रभावी होगा। संविधान न्यायपूर्ण हो
इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाती है, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इंग्लैंड का संविधान विश्व का एक ऐसा संविधान है जिसमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इंग्लैंड के संविधान में दस्तावेजों की एक लंबी श्रृंखला सामूहिक निर्णय के रूप में हमारे सामने है। यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। वहां पर किसी भी प्रकार से संविधान को लिखा नहीं गया है। वहां पर सामूहिक निर्णयों को ही संविधान का स्वरूप दिया जाता है। तो जबकि हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। इसे निश्चित समय में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनाया गया है। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का संविधान लागू कब किया गया है। आपने संविधान शुरू से ही पढ़ा है, माध्यमिक क्लासों से विशेष तौर पर, तो आप मुझे बताना कि संविधान कब लागू हुआ और कब से भारत में संविधान के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतने ही पॉइंटों को कवर करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आज पहली क्लास है, आपको वीडियो समझ में आया है नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपका कमेंट जैसा मिलेगा मैं उसके अनुरूप अपनी क्लास को आगे चला पाऊंगा। और यदि आप कोई राय नहीं रखेंगे तो फिर मैं मेरी मर्जी से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। किंतु आप यदि कमेंट कर देंगे कि सर क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मुझे कहाँ पर सुधार करना है, तो मैं निस्संदेह उस सुधार करके आपके सामने सेकेंड क्लास रखूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अन्य दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को उन तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी पढ़ाई ना रुके और जो प्रयत्न हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। आप सब अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो, बस मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेरे साथ निरंतर पढ़ते रहें, पढ़े पढ़ाएं, सीखें और सिखलाएं। इस ध्येय से हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे और मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे एक एक 2 प्रश्न पूछूंगा ताकि आप मुझे किस प्रकार से समझ पा रहे हैं उसका कुछ टेस्ट मैं आपसे ले सकूं। तो आज के आप प्रश्न नोट करें जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है? प्रश्न क्रमांक 2, किस देश का संविधान लिखित संविधान नहीं है? किस देश का संविधान लिखित संविधान नहीं है? प्रश्न क्रमांक 3, भारत में कितने धर्मों को मान्यता दी गई है? भारत में कितने धर्मों को मान्यता दी गई है? प्रश्न क्रमांक 4, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? और प्रश्न क्रमांक 5, जो मैंने आपसे ऊपर भी कहा है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का सहयोग समर्थन मिला तो बहुत जल्दी ही हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे पूरी किताब हम आसानी से खत्म कर देंगे।
आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause. Pause button.